तो भाई लोगों, जान बची और लाखों पाए। 400 पार वाले 300 तक भी नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, सारे एग्जिट पोल के रुझानों को झूठा साबित करते हुए ऐसा इलेक्शन रिजल्ट आया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दिन रात 400 पार की कस्में खाने वाली बीजेपी 250 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई। जैसे तैसे एनडीए 290 को पार कर पाया है। इंडी गठबंधन उस नालायक बच्चे की तरह निकला जिसके पास होने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और वो 10वीं में 70% ले आया। वाह, क्या सीन है। चुनावी रिजल्ट आते ही ऐसे ऐसे कांग्रेसी नेता बाइट देने टीवी पर आ गए जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद वो कोरोना की दूसरी वेव में निकल तो नहीं लिए। 100 सीटें जीतकर कुछ कांग्रेसी नेता तो इतने ज्यादा जोश में आ गए कि वो देश को ये बताने लगे कि सरकार बनने के बाद वो क्या क्या करेंगे। फिर किसी ने उनके मुंह पर ठंडा पानी मारकर उनसे बोला कि अरे ओ चचा, अरे ओ 100 सीट वाले चचा, तुम्हारी सीटें बढ़ी हैं मगर बैठना तुम्हें विपक्ष में ही है। मगर जो नतीजे आए हैं उससे बीजेपी वाले अभी तक कांप रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस उत्तर प्रदेश में वो 70 सीटें लाने की सोच रहे थे वहां वो 35 पर ही कैसे अटक गए। उन्हें पता नहीं है कि जिस बंगाल में वो 25 से 30 सीटें लाने का दावा कर रहे थे वो 15 सीटों में वहां कैसे अटक गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर राजस्थान और हरियाणा में क्लीन स्वीप का सपना देख रही बीजेपी वहां आखिर क्लीन बोल्ड कैसे हो गई। तो भाई लोग, आज के इस फनतंत्र में हम इलेक्शन रिजल्ट के एक एक पहलू पर अपना 2 कौड़ी का ज्ञान देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी की कुंडली में वो कौन सा राहु बैठा है जिसके चलते वो पिछली बार से इतना नीचे गिर गई। हम आपको यह भी समझाएंगे कि पिछली बार से डबल सीटें करने के बावजूद क्यों कांग्रेस के लिए अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। तो आइए, युगों युगों से चली आ रही हमारी परंपरा का निर्वाह करते हुए पहले केजरीवाल जी से परमिशन लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। सर, इजाजत तो है? तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो भाई लोग, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। बीजेपी और एनडीए मिलकर फिर से सरकार बनाने जा रही है, ये बात तय है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये भी पक्का है। मगर जिस तरह के नतीजों का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया था वो नतीजे उसके आसपास भी नहीं। ये नतीजे वैसे ही हैं जैसे कॉलेज की सुंदर कन्या को दूर दूर से देखकर आप सोचते हो कि वो आप पर मरती है और एक दिन बात करने पर पता चलता है कि वो आपका नाम भी नहीं जानती है। इस बार के एग्जिट पोल और असल नतीजों में इतना ही गैप है। तो हुआ यह कि अपने दम पर 350 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी की 240 सीटों के आसपास ही बैटरी डिस्चार्ज हो गई। दूसरी तरफ जिस कांग्रेस पार्टी को कोई घास भी नहीं डाल रहा था और जिन राहुल गांधी के लिए लोगों ने अपनी तरफ से बैंकॉक के एक धर्मशाला में कमरा भी बुक करवा दिया था, वही राहुल गांधी कांग्रेस के लिए छप्पर फाड़ रिजल्ट लेकर आए हैं। पिछले 2 इलेक्शन में 60 सीटों से पहले ही टें बोल जाने वाली कांग्रेस 100 सीटों के करीब पहुंच गई। जिस इंडिया अलायंस को कोई 150 सीटें नहीं दे रहा था वो बेलगाम घोड़े की तरह 225 से पार चली गई। शाम होते होते बीजेपी को यह समझ में आ गया कि अगर यूपी की तरह 1-2 स्टेट में और गड़बड़ हो गई होती तो 400 सीटें आना तो दूर, खाने के बाद डकार आना भी मुश्किल हो जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अकेले उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की ऐसी लुटिया डुबोई है कि बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आने से चूक गई। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले इस बार 70 पार जाने की डंकी पीट रहे थे, वहां सपाइयों के हाथों उनकी ऐसी पिटाई हुई है कि वो 35 के आसपास ही क्या हो गए राहुल जी, खत्म। वो तो भला हो उड़ीसा जैसे स्टेट का जहां पर बीजेपी पहले से 8-10 सीटें ज्यादा ले आई। वो तो भला हो एमपी और गुजरात का जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई। वरना तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और राजस्थान से लेकर बंगाल तक जनता ने उससे जो बेवफाई दिखाई है उसमें उसकी सरकार भी जा सकती थी। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं कि आखिर बीजेपी से कहां चूक हुई जो इस बार उसे इतना नुकसान उठाना पड़ा और इस जीत में भी इंडी गठबंधन के लिए क्या सबक छिपे हैं, उससे पहले आपकी थोड़ी कमाई करवा दे। क्या है ना कि हर इंसान का अपना खुद का ओपिनियन होता है, अपनी खुद की राय होती है। बस अपनी राय यहां वहां वेस्ट मत करिए। प्रोबो पर हाँ या ना में ओपिनियन देकर लाखों रुपए जीत सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड लगाइए। 500 रुपए तक का वेलकम बोनस मिलेगा और कई सारे सवाल सिर्फ हाँ या ना में आपको प्रोबो पर अपना ओपिनियन देना। जैसे एक सवाल मिलेगा कि वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या 5 जून को इंडिया आयरलैंड के सामने जीतेगी, यस या नो? क्या 8 जून को न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से जीतेगी, यस या नो? ऐसे आसान से सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए मर्सिडीज और महिंद्रा थार और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। और क्या लोगे मेरे यार, जल्दी से प्रोबो डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीजेपी अगर पिछली बार से 50-60 सीटें कम लाई हैं तो इसके गणित को समझने के लिए आपको कोई मैथ की ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर यूपी, राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस ने उसका कूड़ा कर दिया। पिछली बार की 62 सीटों के मुकाबले बीजेपी इस बार अगर यूपी में 25-30 सीटें कम लाई हैं तो इसके कारण सामने आए हैं। बीजेपी ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा जिन्हें जनता तो क्या उनके घर वाले भी पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा बीजेपी के 400 पार के नारे पर विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल गई तो मोदी जी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और तो और मोदी जी तो आपके तंदूर से आपकी रोटी भी चुरा ले जाएंगे। और इन सब से ओबीसी और एससी में डर का माहौल बनाया गया और बड़े लेवल पर बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने टिकट देने में काफी समझदारी दिखाई। मायावती ने ऐसे कैंडिडेट्स उतारे जिन्होंने आखिर में बीजेपी के ही वोट काटे। साथ ही पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं से भी जो यंगस्टर्स थे वो बीजेपी से नाराज दिखाई दिए। इसी तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने जहां पिछली बार 25 में 25 सीटें जीती थी, इस बार वो सिर्फ 14 सीटें जीत पाई। यूपी की तरह यहां भी गलत टिकट वितरण, ज्यादातर जगह तो गलत कैंडिडेट की वजह से लोकल समीकरण बिगड़े और बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। शेखावटी रीजन में जाटों की नाराजगी, SC/ST वोट का बीजेपी के खिलाफ जाना, यह बड़ा फैक्टर साबित हुआ। महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़े तो उन्होंने महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ जाने का बीजेपी के डिसीजन को जनता ने ठेंगा दिखाया और बीजेपी को महाराष्ट्र में 20 सीटों के करीब नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे सरप्राइज हार हो गई बंगाल से। पार्टी को उम्मीद थी कि वो लास्ट टाइम की अपनी 18 सीटों की जो टैली थी उसको इंप्रूव करेगी, लेकिन इस बार बंगाल में वो 10-1 सीटों के आसपास ही सिमट गई। कुल मिलाकर इन 4 स्टेट में जो लॉस हुआ, बीजेपी उसे ओडिशा जैसे स्टेट में मिले 10 सीटों के गेन से भर नहीं पाई। मगर जैसा कि हमने आपको बताया, गुजरात, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्य ने 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी की झोली भर भर कर सीटें दी, जिसके चलते बीजेपी 240 सीटों का आंकड़ा पार कर गई और TDP, JDU और LJP के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से एनडीए बड़े आराम से 272 के मैजिक फिगर को पार कर गई। सहयोगी भी अगर बीजेपी की तरह बिछ गए होते तो बीजेपी का रायता फैल सकता था। अब सवाल यह है कि इस इलेक्शन रिजल्ट में कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के लिए मैसेज क्या है। अब आप इसको ना 2 तरीके से देख सकते हो। देखने का नजरिया एक ये है कि जो कांग्रेस पार्टी पिछली बार 55 सीटों के आसपास जीती थी, इस बार वो 100 को टच कर गई। आखिरी बार कांग्रेस ने जब 100 सीटें जीती थी तब ऋषभ पंत पापा की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाते थे और अमूल का 1 लीटर दूध 10 रुपए का आया करता था उस टाइम, इसलिए उनका खुश होना तो बनता है। जो यूपीए पिछली बार 130 सीटें जीत पाई थी, अगर इस बार वो 230 सीटें जीत गई है तो उनका तो भैया कांच पर नाचना बनता है। मगर अब मैं जो कहने वाला हूं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सपोर्टर्स एकदम ध्यान से सुनेगा, ठीक है। और बात ये है ना बॉस कि भले ही बीजेपी की 40-50 सीटें कम आई मगर सरकार तो अब भी एनडीए की ही बन रही है। इंडी गठबंधन वाले बीजेपी को चाहे कितना ही क्यों ना चिढ़ा लें, लेकिन सच भी यही है कि अब भी बीजेपी की अकेली इतनी सीटें आई हैं जितनी इंडी गठबंधन में शामिल 30 पार्टियों की मिलाकर नहीं आई हैं। हेलो। तीसरी बात यह है कि जब भी कोई पार्टी 10 साल से रूल कर रही हो तो उसके खिलाफ एक जायज एंटी इनकम्बेंसी होती है। अब उस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है तो क्या यह कम बड़ी बात है? बात तो सही है। मुझे याद है 2009 में 5 साल राज करने के बाद जब कांग्रेस की 206 सीटें आई थी तो इसे उसके काम पर जनता की मुहर बताया गया था। अगर 5 साल बाद 206 सीटें लाना सरकार के काम पर जनता की मुहर है तो फिर बीजेपी तो 10 साल बाद 240 सीटें ला रही है। वहीं कांग्रेस ने जब 10 साल राज किया तो उसके बाद 2014 में उसकी टोटल सीटें 44 थी, यानी कि आज की बीजेपी से 200 सीटें कम। दूसरी बात, कांग्रेस अपनी सीटें 100 टच करने पर खुश हो सकती है, मगर यह भी सच है कि अगर 10 साल तक बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा था, इतनी नाराजगी थी, उसके बावजूद बीजेपी कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा सीट ला रही है तो यह कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है ब्रो। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तो कांग्रेस को उठाना चाहिए था। तीसरी बात, जब कोई पार्टी लगातार चुनाव जीतती है तो बीच में एक आध बार ऐसा होता भी है कि उसकी कुछ सीटें कम हो जाएं। जैसे बीजेपी गुजरात में पिछले 35 साल से चुनाव जीत रही थी, मगर 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उसकी 99 सीटें आई तो उसके विरोधियों ने कहा कि देखो बीजेपी गुजरात में खत्म होने वाली है। मगर हुआ क्या? 2022 के इलेक्शन में बीजेपी को 156 सीटें आई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बोले तो कांग्रेस क्या हो गई राहुल जी? खत्म। ये उसी तरह है जैसे क्रिकेट के मैच में होता है। अगर आप कुछ मैच आसानी से जीतते हैं, कुछ मैच में फाइट होती है, मगर आखिर में मैटर यही करता है कि जीता कौन। तो भाई सच्चाई यही है कि जीती तो इस बार भी बीजेपी ही है। कांग्रेस को भले ही 100 सीटें मिली, इंडी गठबंधन भले ही 225 को टच कर पाया, इससे उन्हें एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन यह भी सच है कि क्रिकेट मैच की तरह अगले चुनाव में उन्हें भी फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जहां तक बीजेपी की पॉलिटिक्स का सवाल है, एक बात के लिए तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो अपनी गलतियों से सीखते बहुत जल्दी हैं। बीजेपी सरकार को यह सीखना ही पड़ेगा कि जनता को यह बात पसंद नहीं आई कि आपने किसी से भी गठबंधन कर लिया, दूसरी पार्टियों से आए लोगों को टिकट दे दिया। बीजेपी को यह भी समझना होगा कि जब आपको अपनी वेलफेयर स्कीम पर भरोसा है, आपको अपने टॉप लीडर पर भरोसा है, तो फिर बाकी की चालाकियों से बचना चाहिए। तो बॉस एक बार फिर से जो जीते हैं उनको भी बधाई और जो अच्छे से लड़े उनको भी बधाई। मगर यह अफवाह कौन फैला रहा है कि हारे जीते चाहे कोई भी, आखिर में सरकार नीतीश कुमार की बनती है? हमारा सारा विश्लेषण ठीक है, बस ये ना पता लगे कि रात को नीतीश जी की अंतरात्मा ने उन्हें कुछ और समझा दिया और सुबह झोला उठाकर वो किसी और गठबंधन में चले गए। इसलिए मेरा एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं से यही अनुरोध है कि भाई बार बार नीतीश जी को फोन मत लगाओ, बात करनी है तो उनकी अंतरात्मा से बात करो, क्योंकि आखिर में सारे फैसले तो अंतरात्मा ही लेती है। हेलो, इधर हम गायब हो गए थे तभी हम फिर आपके साथ हैं।
बाकी आपके इस रिजल्ट पर क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। भाई बताना आपको क्या लगता है। देखिए इतनी खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट ये नहीं होता कि मतलब एनडीए के 292 आए। पॉइंट ये नहीं है कि अभी भी कह सकते हैं कि बीजेपी के 232 के करीब हैं। पॉइंट ये नहीं है, और पॉइंट ये था कि पहले से कम हुए हैं। इशू ये है कि बीजेपी का पहले से कम हो गया, इतना कम हुआ कि मेजॉरिटी भी नहीं बना सकते, कोalition में जा रहे हैं। और दूसरे लोग जो 44 थे वहाँ से 100 तक पहुँच गए, उनके लिए जीत है। तो ये बोलना कि भाई बीजेपी की जीत हुई है, दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, मगर पिछले से परफॉर्मेंस ख़राब हुई है। ऑफकोर्स में सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और वो सीख के आई होप कि अगली बार वो और अच्छा परफॉर्म करें। आई होप कि उनको पता लगे क्या क्या किस तरीके से ऑपरेट करना है, कहाँ वो उन्होंने गलती कर दी। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त भी एनालिसिस होगा, उससे पता चलेगा। इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स बताए थे कि उन्होंने क्या क्या गलती कर दी, कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट कर लिया जहाँ नहीं करना चाहिए था इनवाइट। तो ये सब काफ़ी कुछ हुआ है। पर मेरा यही मानना है कि चाहे उन्होंने कुछ लोगों को इनवाइट कर लिया हो यहाँ पर जनता को ये देखना चाहिए था देश के लिए उन्नति का काम किसने किया है। इतना देश के लिए जो किया, 370 हटाया, इतना कुछ किया। भैया बोलने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि देश को आगे बढ़ा कौन रहा था, पर मुझे लग रहा है पब्लिक जो है उसको अपना निजी स्वार्थ देखना था। भैया मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, भाई तुम पढ़ो लिखो मत और नौकरी तुमको मिल जाए। पता नहीं कौन से देशों में तुमको नौकरियां गवर्नमेंट देती है, हमें तो पता नहीं चला। सब लोगों को भाई यहाँ पे भी यूएसए में भी तुम पढ़ो लिखो अपने आप नौकरी ढूंढो, वो गवर्नमेंट ने ठेका नहीं लिया हुआ कि तुम्हारी नौकरियां करें। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है भैया, महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है। उस पे तुमको क्या लगता है कि ये दूसरा कोई आ जाता तो क्या तुम्हें महंगाई तो उससे बचा लेता? वो देश को डुबाता भी और महंगाई और बढ़ा देता, देश के लिए मुसीबतें और अलग लेता। खाली फ्रीबीज के लालच में आकर तुमने कि वोट दे दिया कि भैया 1 लाख गरीब औरतों को देंगे, ये लालचों में आके देश को डुबाने का पूरा सामान तैयार कर। भाई कल के कमेंट सेक्शन से एक चीज जो है वो तो क्लियर हो चुकी है कि सरकार जो है वो बीजेपी और एनडीए जो है वो मिलके बना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और जो है वो लोग जो कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि भाई इस बार जो है आपको ओपोजिशन जो है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मैं ये बात बोलूंगी, इस चीज से डिसएग्री नहीं किया जा सकता कि जब आप लंबे समय से पावर में होते हैं, फिर उसके बाद आपको उतार चढ़ाव जो है वो देखने पड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात बोलूंगी कि एक तरह से इस मर्तबा जो हम लोगों ने इंडिया का इलेक्शन देखा है उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो लोगों का जो मैं कहूंगी कि रोल जो हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है, बट क्योंकि हम लोगों ने इस मर्तबा थोड़ा करीब से देखा है तो हम लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हुआ है कि लोग जो हैं उनकी पावर कितनी मैटर करती है। फिर उसके अलावा ऑपोजिशन स्ट्रांग है इस मर्तबा, तो मुझे लगता है कि स्ट्रांग ऑपोजिशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पर जो रूलिंग पार्टी है उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो करवाती है। उन पर भी एक प्रेशर होता है कि भाई अब हमने ये काम करना है, हमने जनता को नाराज़ नहीं करना, या हम लोगों ने कुछ इस तरह के काम करने हैं जो कि जनता के पक्ष में और ज़्यादा बेहतरी जो है वो लेकर आए। यार एक बात बताओ, नीतीश कुमार ऐसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे इम्पोर्टेंट है, बस यही समझ लो सालन हो, पूरा खाना हो और उसमें नमक ना हो तो मजा आएगा नहीं ना। ये वही सीन हो गया भाई। लेकिन चलो यार कोई नहीं, देखो तीसरी बार हुकूमत बनाई है, बहुत बड़ी बात है। मैं कहता बहुत हूं बड़ी बात है, बड़ा बड़ा जिगरा चाहिए होता है तीसरी बार और एक प्राइम मिनिस्टर को तीसरी बार आते हुए ये बहुत बड़ी बात होती है यार, बहुत बड़ी बात। ये वाली चीज अगर कुछ लोग खफा है ना कि बीजेपी कम वोट क्यों लाई है, देखो इसमें मैं कल एक वीडियो देख रहा था, योगी जी ने इनको बोला भी था उत्तर प्रदेश में कि उन लोगों को वोट दो, मतलब जिनका वो वोट टिकट दो, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे उसको पहले सॉल्व कर लो, तो वो तेजी में नहीं हो सके और उसकी वजह से बहुत ज्यादा भाई बस थोड़े बहुत यार हो गए यार। देखो लेकिन जो भी है यार, फिर भी सरकार बीजेपी की बार सरकार बधाई हो आप लोगों को भी, एक अच्छा इलेक्शन आप लोगों ने करवाया। इस वीडियो में आपको पता चला कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर मतलब क्या हुआ, सारा क्या क्या चीजें मतलब बनी जो फेवर में गई बीजेपी के, कौन कौन सी चीजों ने नुकसान दिया वो भी बहू ने बताई। बहुत ज्यादा मजा आया और फाइनली वही होता है जो बेशक नेक टू नेक मुकाबला हो लेकिन जीतने वाले होता है, जीतने वाले को सिकंदर बोलते हैं। वीडियो हमने देखा, वीडियो था आज रौनक का इलेक्शन रिजल्ट पे बात कर रहे थे।
तक का नारा लगाने वाले 300 तक भी पार नहीं कर सके, लेकिन सरकार फिर भी तो उनकी बन रही है। लेकिन हार वाली फीलिंग क्यों ले रहे हैं, ये हमारी भी समझ से बाहर है। लेकिन चले खैर, जो भी है, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट हो गए, अब सरकार बन रही है मोदी सरकार की, और फिर से ये सारी चीजें दोहराई जाएगी। कांग्रेस वाले इस चीज को लेकर खुश हैं कि वो 100 को टच नहीं कर रहे थे, अब 200 उन्होंने डबल सीटें जीत ली हैं। और क्या बात है कि उनकी जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है बनिस्बत पिछले चुनाव के, और इस दफा वो 232 सीटों तक ले गए हैं खींच खचा के। कई जगहों पे बीजेपी को जो पहले सीटें लाए थे उससे भी कम सीटें मिली हैं। तो कई सारे फैक्टर हैं, महंगाई का फैक्टर है, हिंदू मुस्लिम का भी फैक्टर है, यहाँ पे कई सारे बरादरियां जो हैं वो नाराज होगी, वो भी फैक्टर है। और महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी जिसके साथ अलायंस था, वो अलायंस नहीं रहा, वो भी फैक्टर है, वहां से सीटें कम मिली हैं। तो लेकिन एक फैक्टर जिसकी कोई जिक्र नहीं कर रहा कि जो दिल्ली से उनको, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, और वहां पे तो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया है बीजेपी ने, वो उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो वहां पे कारकर्दगी उनकी बहुत बेहतर रही है। अगर वहां पे किसी एक स्टेट में भी कारकर्दगी की चूक होती तो हो सकता था ऐसे भी काम आती। एक चीज बता, अगर वो मतलब पलटी मारते भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर उन्हें ये भी तो लगेगा ना आने वाले टाइम में कोई पार्टी भरोसा तो करेगी नहीं कि वो भाई तो अगर पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखो हार जीत चलती रहती है। फिर बहुत जो मीम्स आ रहे हैं ना इस टाइम, बढ़िया मेक मी एन क्या ऑफर, आई वांट रिजेक्ट। सीधी बात सुनो, बकवास। जैसे क्रिकेट मैच में हमेशा मैटर करता है कि एंड रिजल्ट क्या होता है, कौन जीत रहा है, वैसे ये चीज है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें जो बीजेपी को इस साल अब की बार सीखने को मिलेगी इलेक्शन से, कि क्या मुद्दे हैं जिनको, वाला छोटी चीज नहीं है, बहुत मुझे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा झटका यूपी का लगता है। और एक और चीज कि इनको सोशल मीडिया पे वर्क करने की जरूरत है। इन्होंने सोशल मीडिया पे बिल्कुल प्रचार नहीं करा, कौन से मतलब, जबकि कांग्रेस हो गया, इंडिया अलायंस, आप अगर फेसबुक खोलोगे ना, हर दूसरी तीसरी पोस्ट इंडिया अलायंस, लेकिन इस चीज स्ट्रेटेजी उन्होंने बहुत बढ़िया लगाई थी सोशल मीडिया पे हर जगह। जो वो है ना, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर कौन है? फर्स्ट टाइम वोटर वो नहीं है जो न्यूज चैनल खोलेगा, फर्स्ट टाइम वोटर सोशल मीडिया खोलेगा वाला है। उसे तो ये है कि मतलब किसका, तो मुझे लगता है कि काफी मुद्दे हैं जिनके, एक तो जिस तरीके से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चाहे यूपी में हुआ,